हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग इसके बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हीं में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। आप लोग इसको पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहते हैं क्योंकि इससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हिस्ट्री के बारे में हम जाएं तो हम पाएंगे कि 1880 में कोलिकर ने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद 1882 में फ्लेमिंग ने इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह डिस्क्राइब किया। 1890 में आल्टमैन ने इसको ग्रेन्यूल की तरह डिस्क्राइब किया। और फाइनली 1897 में सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है माइटोस मतलब थ्रेड और कॉन्ड्रिया मतलब ग्रेन्यूल्स, यानी थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स हैं ये। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बहुत क्यूरियस फैक्ट आप लोग जानेंगे कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। तो आप ये जानेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया कभी एक स्वतंत्र रूप से जीने वाले बैक्टीरिया थे। बहुत पुराने समय में जब यूकैरियोटिक सेल्स की ओरिजिन नहीं हुई थी तो माइटोकॉन्ड्रिया एक स्वतंत्र सेल थे, अपने आप में सेल थे। कैसे सेल थे? बैक्टीरियल सेल थे, है ना, बहुत ही प्रिमिटिव बैक्टीरिया। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी थे। क्लोरोप्लास्ट भी स्वतंत्र रूप से रहने वाले बैक्टीरियल सेल्स थे और बाद में ये किसी तरह से यूकैरियोटिक सेल में आए और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दोनों के बीच में डेवलप हुआ और फिर वहां से ये साथ रहने लगे। ये इसलिए हमको पता चलता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे ऑर्गेनेल और क्लोरोप्लास्ट भी जिनके अपने खुद के डीएनए होते हैं। इनके अंदर भी डीएनए होता है, इनके अंदर भी राइबोसोम होता है, इनके अंदर भी आरएनए होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स हैं। अपना थोड़ा बहुत काम ये खुद कर लेते हैं। हालांकि इतने सालों से सेल पर डिपेंड रहने के कारण, सेल के अंदर रहने के कारण बहुत हद तक ये सेल के न्यूक्लियर डीएनए पर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये ऑटोनॉमस बॉडीज भी हैं। तो ये कभी स्वतंत्र रूप से जीने वाले बैक्टीरिया थे। इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मॉर्फोलॉजी कोई निश्चित नहीं होती है। कहीं सर्कुलर होता है, कहीं रॉड शेप्ड होता है। तो ये सेल टू सेल वेरी करता है। यही नहीं, एक सेल के अंदर भी ये वेरी कर सकता है। एक ही सेल में अलग अलग तरह के माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं या अलग अलग समय पर अलग अलग शेप के माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। ठीक है, तो रॉड शेप, फिलामेंटस, ग्रैन्युलर, कभी कभी क्लब शेप्ड बुग्गल के आकार का भी हो सकता है, टेनिस रैकेट शेप का हो सकता है। और रेयरली कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रांच भी पाया गया है जिसमें से ब्रांचेस निकले हों। साइज भी इसकी बहुत वेरी करती है, 0.5 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन तक, और कभी कभी बहुत बड़े होते हैं तो 7 माइक्रोन तक भी होता है। जहां तक इनकी संख्या की बात है तो हर सेल में लगभग 50 से लेकर 5000 तक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हो सकती है। सेल की जरूरतों के आधार पर ये डिपेंड करता है। और कुछ प्रोटोजोअल्स में लेकिन इनकी संख्या 5 लाख तक भी पाई गई है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो स्ट्रक्चर आप सब लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ देखें अगर तो डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक ये इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच में जो जगह होती है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं या इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये सीधी नहीं रहती है, बल्कि इनर मेम्ब्रेन में इस तरह से क्रिस्टी निकले रहते हैं। इंडेंटेशंस हैं, उंगलियों के आकार के स्ट्रक्चर्स इसमें से निकले हुए हैं। इसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी से क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया इनर मेम्ब्रेन का बहुत बढ़ जाता है। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप लोग जानते हैं। इस क्रिस्टी के ऊपर आप जानते हैं कि F1 पार्टिकल्स भी होते हैं और
इनसे एटीपी की सिंथेसिस होती है। जो एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स हैं इनको हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो नीले रंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मैट्रिक्स होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है। इस मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें डीएनए है, इसमें आरएनए भी हो सकता है, इसमें राइबोसोम होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये मुख्य रूप से हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म, हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म, हमारे फ्यूल मॉलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म में एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए होता है। और इन फ्यूल मॉलिक्यूल से ये एटीपी का प्रोडक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनका जो सारा स्ट्रक्चर है ये मुख्य रूप से एटीपी के प्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें हम तो इसमें 65 से 70% तक प्रोटीन होता है, 25 से 30% तक लिपिड्स होते हैं, 1% के आसपास आरएनए और डीएनए मिला के हो सकता है। इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की एक अपनी अलग से प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है। डीएनए है ही है, आरएनए है ही है और राइबोसोम्स भी हैं। यही तीनों मिलकर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी बनाते हैं। अब इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जब हम एंजाइम्स की बात करें तो क्रम से हम चलें आउटर मेम्ब्रेन में। सबसे पहले जो बाहरी मेम्ब्रेन है उसमें मोनोएमीन ऑक्सीडेज होता है, एनएडीएस साइटोक्रोम सी रिडक्टेज होता है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है उसमें एडेनाइलेट काइनेज होता है, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज होता है। इनर मेम्ब्रेन में आए तो इसमें रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, इनर मेम्ब्रेन। इसी में सारे रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स होते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इसी में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। तो इसमें रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स पाए जाते हैं, कोएंजाइम पाए जाते हैं, एटीपी सिंथेज पाया जाता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज पाया जाता है, कार्निटीन फैटी एसिड, एसिड ट्रांसफरेज ये सब इसमें पाए जाते हैं। सबसे अंदर आ जाए मैट्रिक्स में आ जाए तो इसमें तो पूरा क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। malate and isocytrate dehydrogenases, fumarase, citrate synthetase, oxidation enzymes, keto acid dehydrogenases, etc. बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। कोएंजाइम्स की बात करें तो एनएडी, एफएडी, साइटोक्रोम, यूबिक्विनोन ये सारे कोएंजाइम्स पाए जाते हैं। और हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए भी पाया जाता है। तो डीएनए है यानी कि उसमें जीन्स हो गए, उन सारे जीन्स के सेटअप को जीनोम कहेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, एमटी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब ये जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए, ये सेल के न्यूक्लियर डीएनए जो न्यूक्लियस में डीएनए है, जो क्रोमोसोम्स में डीएनए है, उससे अलग होता है। उससे ये मिलता जुलता नहीं है, उससे अलग होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसकी वजह से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब डीएनए जाते हैं तो जो न्यूक्लियस का डीएनए होता है वो तो दोनों पेरेंट्स से आता है, फादर और मदर दोनों से। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है ये दोनों पेरेंट्स से नहीं जाएगा, ये सिर्फ मदर से जाएगा। और चूंकि ये क्रोमोसोम के बाहर है इसलिए इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि ये डीएनए क्रोमोसोम में नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में है। लेकिन इसमें जो जीन है ये भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं, इसलिए ये भी इनहेरिटेंस का कारण बन रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का इनहेरिटेंस किससे होगा? सिर्फ मदर से होगा, फादर साइड से नहीं होगा। क्योंकि फादर साइड से जो स्पर्म आते हैं उसमें सिर्फ न्यूक्लियस उससे मिलता है, बाकी जो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं ये सारे मदर साइड से मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिजेंबल्स बैक्टीरियल डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है ये बैक्टीरियल डीएनए के ज्यादा करीब है, यूकैरियोटिक डीएनए के करीब नहीं है। ये लीनियर भी हो सकता है और रिंग शेप्ड भी हो सकता है। जब जानते हैं कि बैक्टीरियल डीएनए तो रिंग शेप्ड होता है, सर्कुलर होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये लीनियर भी हो सकता है और रिंग शेप्ड भी हो सकता है।
अब कहाँ कहाँ लीनियर होता है भाई, तो सीरियड्स में जो सीरियड प्रोटोजोन्स होते हैं, कुछ पैरासिटिक प्रोटोजोन्स में, कुछ एल्गी में, कुछ फंजाई में लीनियर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है, लीनियर यानी धागे के आकार का। और बाकी अधिकतर ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलर डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है इसकी साइज भी अलग अलग सेल में अलग अलग होती है, अलग अलग यूकेरियोट्स में अलग अलग होती है। इसकी साइज 6 किलो बेसिस यानी 6000 बेसिस से लेकर 367 किलो बेसिस 367 किलो बेस तक हो सकता है, यानी बहुत बड़ा नहीं होता है ये। नंबर ऑफ जीन्स भी बहुत कम होते हैं। और ऐसे जीन्स जो हर तरह के ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएं, कॉमन जीन्स जो होते हैं, कॉमन जीन्स टू ऑल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इनकी संख्या बहुत कम है, सिर्फ 4 है। यानी सिर्फ 4 जीन ऐसे होते हैं जो कि कॉमन है, हमको हर सेल के माइटोकॉन्ड्रियल जीन में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मिलेगा। अब हम आते हैं मुख्य बात पर, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है। तो पहला फंक्शन इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं और यही इसका मुख्य फंक्शन है एटीपी प्रोडक्शन, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन सिर्फ यही काम नहीं है, इसके अलावा और भी कई काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। लेकिन वो सब उसका उतना महत्व नहीं है, छोड़, हम लोग मुख्य रूप से डिटेल में इसी को जानते हैं और पढ़ते हैं, एटीपी प्रोडक्शन। लेकिन बाकी कामों को भी जानना है और आपको मेंशन कम से कम करना है। दूसरा काम है कैल्शियम होमोस्टासिस। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्लो ऑफ कैल्शियम इन एंड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाने वाला कैल्शियम और उससे बाहर निकलने वाले कैल्शियम की वजह से जो सेल का मेटाबॉलिज्म है उसका रेगुलेशन होता है। सेल डेथ का, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, उसका रेगुलेशन होता है। उसके अलावा इनेट इम्यूनिटी, यानी ऐसी इम्यूनिटी जो हमें पैदाइशी मिलती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ इम्यूनिटी अपने साथ लेकर आता है, उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलने वाला एक प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला एक प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रियल एंटीवायरल सिग्नलिंग प्रोटीन, MAVS, माइटोकॉन्ड्रियल एंटीवायरल सिग्नलिंग प्रोटीन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन है। ये इनेट इम्यूनिटी को मेंटेन रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का एक रोल इनेट इम्यूनिटी को सुनिश्चित करने में भी होता है। ये 3 फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन देखिए, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी हर सेल का एक निश्चित जीवन होता है, उतना जीवन जी लेने के बाद उस सेल को मरना होता है। इसे हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रोग्राम्ड सेल डेथ या एपोप्टोसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस एपोप्टोसिस, इस प्रोग्राम्ड सेल डेथ को भी कंट्रोल, नियंत्रित करते हैं। 5वां फंक्शन है स्टेम सेल रेगुलेशन। स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल वो सेल हैं जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, यानी अभी वो सिर्फ सेल हैं, अभी वो किसी विशेष प्रकार का सेल नहीं बना है, वो हार्ट सेल नहीं बना है, वो मसल सेल नहीं बना है, वो नर्व सेल नहीं बना है, वो किडनी का सेल नहीं बना है। वो एक ऐसा सेल है जो बच्चा सेल है, जो आगे चल के कोई भी सेल बना सकता है, उसमें भी सारी क्षमता है, जैसी जरूरत हो वैसा सेल बना सकता है। तो ऐसे सेल को जिसमें भी बहुत सारी क्षमता है, जिसे हम प्यूरिपोटेंट कहते हैं, इन सेल्स को स्टेम सेल कहा जाता है। तो इन स्टेम सेल्स के रेगुलेशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हीट प्रोडक्शन, जब हमें अगर सर्दी लग गई होती है, तो आप जानते हैं हमको सर्दी लगती है तो हम कांपते हैं, ये शिवरिंग क्यों होती है? इस शिवरिंग की वजह से हमारे अंदर हीट प्रोडक्शन होता है और हम उस ठंड से बचते हैं। लेकिन बिना कांपे भी हमारा शरीर हमको गर्म रखने का प्रयास करता है। एक तो शिवरिंग वाला प्रक्रिया तो है ही है तरीका, नॉन शिवरिंग का भी तरीका है। नॉन शिवरिंग में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं,
ये एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा हीट प्रोड्यूस करते हैं, खास तौर से जो हमारे एडिपोज टिश्यू है जिसमें फैट्स, जो फैट सेल्स होते हैं, और उसमें भी खास तौर से ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ये बच्चों में, विशेष छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो वही फैट सेल्स जो बच्चों में होता है, उसमें एक प्रक्रिया प्रोटॉन लीक होती है, उसको हम कहते हैं। इसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में हीट प्रोडक्शन कर हमें ठंड से बचाने का काम करते हैं। योग सिंथेसिस, एग में जो योग बनता है, तो वो योग, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो लीवर से आते हैं, लेकिन जब वो बनते हैं तो शुरू में सॉल्युबल होते हैं, जबकि योग इनसॉल्युबल होता है। तो उसको सॉल्युबल से इनसॉल्युबल फॉर्म में कौन बदलता है, उसको सॉल्युबल से इनसॉल्युबल फॉर्म में मुख्य रूप से दो ऑर्गेनेल्स बदलते हैं, गोल्जी और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है कुछ सेल माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य फंक्शंस। अब इसमें जो पहला फंक्शन है वही सबसे मुख्य है, और हम लोग उसी के बारे में डिटेल में बताएंगे, पढ़ेंगे। एटीपी प्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनिमल सेल्स में जितना एटीपी बनता है उसका लगभग 95% माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है, इसीलिए हम इसे पावर हाउस कहते हैं। क्या क्या होता है भाई एटीपी प्रोडक्शन के लिए? तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है, जो हमारे भोजन से निकलता है, एब्जॉर्प्शन के बाद सेल्स में पहुंचता है, वो हमारे साइटोसॉल में, हमारे सेल्स के साइटोसॉल में ग्लूकोज टूटता है और पाइरुवेट में बदलता है। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये हमारे साइटोसॉल में टूट के 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स को बदल जाता है। पाइरुवेट जो है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और इस ग्लूकोज को पाइरुवेट में टूटने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। इस पाथवे का नाम है ग्लाइकोलिसिस, या इसी को ईएमपी पाथवे कहते हैं। ईएमपी पाथवे, एम्बेडेड-मेहराब पाथवे। अब ईएमपी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस हो गई, पाइरुवेट बन गया। आगे क्या होगा? ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा। पाइरुवेट कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एकदम प्रवेश करेगा। वहां जाके ये क्या होता है, ये एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल जाता है। पाइरुवेट एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल जाता है। अब ध्यान रहे कि पाइरुवेट में तो 3 कार्बन था, लेकिन एसिटिल कोएंजाइम ए में 2 ही कार्बन होता है। तो जब पाइरुवेट एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलता है तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। टू बी डीकार्बोक्सिलेटेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम। डीकार्बोक्सिलेटेड मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगा, और साथ ही इसका ऑक्सीडेशन भी होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है, तो उस ऑक्सीडेशन के द्वारा हमें NADH और FADH2 मिलता है। पूरी क्रेब्स साइकिल होगी, आगे हम लोग देखेंगे। और NADH और FADH2 ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेंटेन करते हैं, और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, और उससे ATP बनता है। तो अभी हम लोग इसको और फिर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला काम जो हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए फ्रॉम पाइरुवेट। जो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पाइरुवेट मिला है, इससे एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। कैसे बनेगा भाई? तो पाइरुवेट इज डीकार्बोक्सिलेटेड, यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा टू फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए बनाने के लिए इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो पाइरुवेट और इसके साथ हमें एक कोएंजाइम ए चाहिए, और फिर इसका साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है पाइरुवेट का। तो ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब उसको कोई लेने वाला होता है। किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन तभी बाहर जाएगा जब उस इलेक्ट्रॉन को कोई लेने वाला हो, है ना। और इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जहां से निकल रहा है, जहां जो मॉलिक्यूल उसको दे रहा है वो ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो मॉलिक्यूल ले रहा है वो कम नेगेटिवली चार्ज होता है, तभी वो उस मॉलिक्यूल को ले पाता है। तो NADH ये कम नेगेटिवली चार्ज है ना। ये NAD ये कम नेगेटिवली चार्ज है, इस पर एक प्लस चार्ज है। तो ये पाइरुवेट का इलेक्ट्रॉन लेता है,
और लेके ये NADH में बदल जाता है। तो ये फाइनल रिएक्शन है कि पाइरुवेट कोएंजाइम ए के साथ मिलकर और एक NAD के माध्यम से एसिटिल कोएंजाइम ए बना लेता है। क्यों? क्योंकि पाइरुवेट में से एक कार्बन निकल गया, 3 कार्बन था, एक निकल गया, CO2 बन गया। अब जो 2 कार्बन बचा वो एसिटिल ग्रुप कहलाता है, एसिटिल ग्रुप, और उसके साथ कोएंजाइम ए जुड़ गया तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया। और जो इसका एक इलेक्ट्रॉन भी साथ में निकला वो कहाँ गया? वो NAD के पास गया, NADH में बदल गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसी के द्वारा पाइरुवेट अपने 2 कार्बन को एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल के और क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करा देते हैं। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, इट कैरीज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का? पाइरुवेट। उसको, पाइरुवेट को क्रेब्स साइकिल में ये डाल देते हैं, जैसे चूल्हे में ईंधन डाला जाता है ना, उसी तरह से ये क्या करता है रिएक्शन कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट पाइरुवेट को क्रेब्स साइकिल में डाल देता है, जिससे क्रेब्स साइकिल में ये पाइरुवेट जब प्रवेश कर जाए तो इसके बॉन्ड्स में जो भी एनर्जी है वो बाहर निकले और उस एनर्जी से ATP बने। तो पाइरुवेट से, इसके बॉन्ड से एनर्जी निकल के कैसे ATP बनता है ये हम लोग धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे। तो अब क्रेब्स साइकिल शुरू होगा। अभी तक क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटा, पाइरुवेट बना। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुई? साइटोसॉल में हुई। ध्यान रहे, ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हुई, साइटोसॉल में हुई। साइटोसॉल मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाली जगह, जिसको आप साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको हम साइटोसॉल कहते हैं। साइटोसॉल में ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लूकोज जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूटा। उस 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? पाइरुवेट कहते हैं। पाइरुवेट कहाँ गया? अब पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंच गया। मैट्रिक्स में पाइरुवेट का जाकर क्या हुआ? पाइरुवेट वहां जाके कोएंजाइम ए से मिलकर एसिटिल कोएंजाइम ए बना लिया। और ये भी ध्यान रहे कि पाइरुवेट में कितने कार्बन थे? 3, लेकिन एसिटिल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन हैं? सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि इसका एक कार्बन यहाँ निकल के आ गया कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया। अब इस एसिटिल कोएंजाइम ए में सिर्फ 2 कार्बन बचे हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि इसी स्टेप में एक NADH भी बन गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकला एक पेयर और NAD उसको लेकर NADH बना दिया। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए हमको मिल गया है, ये क्रेब्स साइकिल का ईंधन है, क्रेब्स साइकिल का फ्यूल है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए अब आगे जाएगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में जाकर ये क्या होता है? ये जो 2 कार्बन वाला एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये एक वहां 4 कार्बन का कंपाउंड पहले से मौजूद है जिसे हम ऑक्सैलोएसिटेट कहते हैं, उससे ये मिल जाता है। ठीक, क्रेब्स साइकिल में पहले से क्या मौजूद है? 4 कार्बन का एक कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटेट। इससे क्या मिल रहा है? 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम ए, वही जो पाइरुवेट से बना है। तो ये दोनों मिलकर 4 और 2 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को TCA कहते हैं। इसी के नाम पर इस साइकिल का नाम TCA साइकिल भी है। या ये जो 6 कार्बन का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, इसी का दूसरा नाम साइट्रेट भी है, इसीलिए हम इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल के 3 नाम है, क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल इसी के नाम पर, साइट्रेट के नाम पर, या साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक, तो पहले स्टेप में क्या हुआ? एसिटिल कोएंजाइम आया पाइरुवेट से जो बना है, और इस साइकिल में पहले से मौजूद क्या है? ऑक्सैलोएसिटेट, 4 कार्बन का। दोनों ने मिलकर क्या बनाया? 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाया। क्या बना? क्या नाम है उसका? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या
साइट्रेट या TCA साइकिल। ठीक, तो साइट्रेट बन गया 6 कार्बन का। अब आप आगे देखेंगे हम लोग कि साइट्रेट का आइसोमेराइजेशन होता है और ये आइसोसाइट्रेट में बदलता है। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा और साथ में डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो अब ये 6 कार्बन का था ना, साइट्रेट देखिए 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो अब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो 5 कार्बन का कंपाउंड बन गया। ठीक, और 5 कार्बन का कंपाउंड जो है इसका सॉरी आइसोसाइट्रेट 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये 5 कार्बन का कंपाउंड बनाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। 5 कार्बन वाला जो कंपाउंड है उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट। आइसोसाइट्रेट क्या है? साइट्रेट का एक आइसोमर है। ठीक है, तो ये 6 कार्बन का है, तो आइसोसाइट्रेट भी 6 कार्बन का है। अब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा और ऑक्सीडेशन होगा, जिससे 5 कार्बन का कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट का फिर एक बार ऑक्सीडेशन होगा और फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकल गया, तो अब ये सक्सिनेट बन गया। अब इसमें सिर्फ 4 कार्बन रह गए। 6 कार्बन में से एक कार्बन यहाँ निकला, फिर एक कार्बन यहाँ निकला, सक्सिनेट हो गया। 4 कार्बन का बच गया। अब 4 कार्बन का कंपाउंड यही सक्सिनेट फिर ऑक्सैलोएसीटेट में बदल जाएगा फाइनली, और ऑक्सैलोएसीटेट तो शुरू में भी था फिर अंत में भी बन गया, इसीलिए अब इसको साइकिल कहते हैं, इसीलिए क्रेब्स साइकिल कहलाता है। साइकिल मतलब जहां से शुरू हुआ था फिर वहीं खत्म हुआ, ऑक्सैलोएसीटेट से शुरू हुआ था फिर ऑक्सैलोएसीटेट पर ही खत्म हो गया। तो जो ऐसा पाथवे होता है जिसमें जिस मॉलिक्यूल से शुरू हो वही फिर बन जाए, इसे हम साइकिल कहते हैं। तो ये एक ओवरव्यू ऑफ क्रेब्स साइकिल है। अब इसमें और क्या हो रहा है? 4 जगह पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। क्रेब्स साइकिल में कुल 4 जगह पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। 3 रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेने वाला NAD होता है ना, हर NAD एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 3 NADH बन जाएगा। ये जो 3 NAD है, ये 3 क्या बनाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन लेकर 3 NADH बनाएगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा। NAD क्या होता है? खुद रिड्यूस हो जाता है। इन मेटाबोलाइट्स के, ग्लूकोज के मेटाबोलाइट्स को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है NADH में। और एक जगह FAD भी इसमें इस्तेमाल होगा, FAD इलेक्ट्रॉन लेगा तो FADH बनाएगा। तो 3 NADH बनेगा और एक FADH बनेगा। ये सारे कैरियर्स जो हैं वो कुल हम लोग आगे देखेंगे 11 ATP बनाते हैं। ये भी क्रेब्स साइकिल का ओवरव्यू है। फिर से देखिए, इसमें 2 कार्बन का कंपाउंड आया, ये क्या है? एसिटिल कोए है। 4 कार्बन का कंपाउंड पहले से यहाँ मौजूद है, ये क्या है? ऑक्सैलोएसीटेट है। बन गया 6 कार्बन का कंपाउंड साइट्रेट, साइट्रिक एसिड साइकिल इसी के नाम पर है। फिर अब देखिए, इसका यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, NADH बना, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब बच गया 5 कार्बन, अल्फा कीटोग्लूटारेट। फिर ऑक्सीडेशन हुआ, एक NADH बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकला और 4 कार्बन बच गया। 4 कार्बन का फिर ऑक्सीडेशन हुआ, FADH2 बना, एक NADH भी बनेगा और फिर ये ऑक्सैलोएसीटेट में बदल जाएगा। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। और देखिए इसको, ये है 2 कार्बन का कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम है। ऑक्सैलोएसीटेट पहले से साइकिल में मौजूद है, दोनों मिलके 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलके 6 कार्बन का कंपाउंड बनाया। क्या कहते हैं? साइट्रेट, या इसी को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? COOH। तो OH चूंकि ये सॉल्यूशन में है तो अपना हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन को दे चुका है, इसलिए ये COO सिर्फ हो गया। तो ये COO भी क्या है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 1, 2 और 3।
तो ये जो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसीलिए इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ये साइट्रिक एसिड है या साइट्रेट कहेंगे इसको। तो साइट्रेट बना, साइट्रेट से, साइट्रेट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 6 कार्बन बना। अब ये एक बार इसका आइसोमेराइजेशन होगा, बीच में सिस एकोनिटेट बनेगा ये, और फिर ये आइसोसाइट्रेट बन जाएगा। इसी का ये आइसोमर हो गया आइसोसाइट्रेट। ठीक, इसमें आइसोसाइट्रेट का फिर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ऑक्सीडेशन भी हुआ, तो ये ग्लूटारेट बन गया। ग्लूटारेट का फिर डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन हुआ, सक्सिनिन कोएंजाइम ए बन गया। एक फॉस्फेट ग्रुप निकला, सक्सिनेट बना। सक्सिनेट का फिर ऑक्सीडेशन हुआ, FADH2 बना, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसने लिया? FAD ने लिया, और ये फ्यूमेरेट में बदल गया। फ्यूमेरेट का हाइड्रेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल की मदद से, ये मैलेट में बदल जाएगा, और मैलेट का फिर ऑक्सीडेशन होगा, फिर NADH बना, और ये ऑक्सैलोएसीटेट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर एक NADH, दूसरा NADH और तीसरा NADH, 3 NADH बना और एक FADH2 बना, 3 NADH और एक FADH2। ये NADH और FADH2 क्या है? ये रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स हैं। इन्होंने इस ग्लूकोज के, इस फ्यूल मॉलिक्यूल के जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अब खुद ले लिया, अपने पास ले लिया। जो ग्लूकोज का हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन था वो NADH के पास आ गया, NADH के पास आ गया, सॉरी, ठीक है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। ये जो सारे जो मॉलिक्यूल्स है इसमें हाई एनर्जी बॉन्ड था, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन था, उसको बाहर निकाल लिया गया, NADH ने ले लिया। अब यही NADH उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा, वहां उनको डाल देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वहां जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे, उस दौरान उसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी और उस एनर्जी के माध्यम से ATP बनाया जाएगा। ये वही क्रेब्स साइकिल है। अब थोड़ा सा साफ दिखाया गया है। एसिटिल कोएंजाइम ए, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सैलोएसीटेट के बाद 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ मिलकर साइट्रेट बनता है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। साइट्रेट का आइसोमेराइजेशन होगा, आइसोसाइट्रेट हुआ, फिर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और ऑक्सीडेशन हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारेट बना, फिर ऑक्सीडेशन हुआ, सक्सिल कोएंजाइम ए बना, इससे सक्सिनेट बना, फ्यूमेरेट बना, मैलेट बना और ऑक्सैलोएसीटेट बन गया। ये टेबल है जिसमें सारे रिएक्शंस के एंजाइम्स बताए गए हैं। पहला रिएक्शन एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसीटेट 2 का हो रहा है ना, साइट्रेट बन रहा है, एंजाइम है, साइट्रेट सिंथेटेज। दूसरा रिएक्शन साइट्रेट से सिस एकोनिटेट बन रहा है, एंजाइम है, एकोनिटेज। सिस एकोनिटेज से आइसोसाइट्रेट बन रहा है, एंजाइम वही एकोनिटेज। आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एंजाइम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट का फिर डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकला, NADH भी बन गया है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। एंजाइम क्या है? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। सक्सिनिल कोएंजाइम ए का डीफॉस्फोरिलेशन हो रहा है और GTP बन रहा है। सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम है। सक्सिनेट का फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है FAD के माध्यम से, एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। फ्यूमेरेट बना था यहाँ पर, फ्यूमेरेट का हाइड्रेशन हुआ वाटर मॉलिक्यूल की मदद से, मैलेट बन गया। मैलेट का फिर ऑक्सीडेशन हुआ, एंजाइम है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। इसमें सारे के एंजाइम और इधर कोफैक्टर भी दिखाया गया। स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रेब्स साइकिल, यानी टोटल कितने मॉलिक्यूल्स किधर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो यहाँ दिखाया गया है एक ही रिएक्शन में। तो एसिटिल कोएंजाइम ए का एक मॉलिक्यूल है अगर, तो 3 NAD, एक FAD, एक GDP, एक ऑर्थोफॉस्फेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 कार्बन वाटर मॉलिक्यूल। बन क्या रहा है?
2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, 3 NADH बन रहा है, एक FADH2 बन रहा है, एक GTP बन रहा है, एक COA फिर अलग हो रहा है। तो ये पूरा क्रेब्स साइकिल रिएक्शन को ही समरी है। अब इसमें जो NADH ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, NAD ने इलेक्ट्रॉन लेके NADH में बन गया है, ये रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है NADH। NADH के पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। वो कहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकला? फ्यूल मॉलिक्यूल से, यानी ग्लूकोज के जो भी मेटाबोलाइट्स बने हैं क्रेब्स साइकिल में, उसमें से वो इलेक्ट्रॉन ले लेकर ये NADH2 बना। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ATP बनाना है। देखिए ये NAD, इसके पास है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ होगा इस प्रक्रिया आगे की प्रक्रिया क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसी के साथ होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये कहाँ होना है? ये इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। देखिए ये इनर मेम्ब्रेन शो किया गया है, ये जो है इनर मेम्ब्रेन है। ठीक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। ये रेस्पिरेटरी चेन है, इसमें ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब ध्यान से देखिए, 3 ये कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े। एक, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। ये 3 बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं। इनके बारे में समझ लीजिए। पहले का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरे का नाम साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, और तीसरे का नाम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ये 3 तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस अपनी जगह फिक्स्ड रहते हैं। ये इमोबाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं, फिक्स्ड कॉम्प्लेक्सेस, यानी ये चल फिर नहीं सकते हैं, जहां है वहीं पर फिक्स्ड हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से संबंधित सारे ये रिसेप्टर्स हैं या प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रक्रिया कहाँ होनी है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। इसके लिए क्या है मौजूद है यहाँ? ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स हैं। पहला है NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा है साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, तीसरा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ये 3 बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, इमोबाइल हैं, फिक्स्ड हैं, अपनी जगह फिक्स्ड है, स्थिर हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। अब इनके अलावा 2 कॉम्प्लेक्सेस, 2 प्रोटीन्स ऐसे हैं जो मोबाइल हैं। एक है कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन भी इसको कहते हैं। कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन, ये कैसा है? ये मोबाइल है। और दूसरा साइटोक्रोम C, ये भी मोबाइल है, चल फिर सकता है ये। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है। NADH सबसे पहले जाता है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के पास, और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और ये खुद बदल गया NAD में। NADH बदल गया NAD में, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब NADH डिहाइड्रोजिनेज उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा?
ये उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, NADH डिहाइड्रोजनेज से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और लेके कहाँ जाता है, यूबिक्विनोन उस इलेक्ट्रॉन को लेके पहुंच जाता है साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स के पास। ध्यान रहे यूबिक्विनोन ये मोबाइल है और ये साइटोक्रोम C ये भी मोबाइल है। ये दो बस मोबाइल हैं, बाकी ये तीन जो है बड़े बड़े ये इमोबाइल हैं। तो NADH डिहाइड्रोजनेज ने अपना इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को दे दिया, कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q उस इलेक्ट्रॉन को लेके पहुंच गया साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स पर। साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स पर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, अब उस इलेक्ट्रॉन को वो दे देगा साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C को उस इलेक्ट्रॉन को लेकर पहुंच जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के पास। यहां पहुंच गया। अब इस दौरान हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन NADH से NADH डिहाइड्रोजनेज के पास आया तो उस इलेक्ट्रॉन की कुछ ऊर्जा कम हो गई। जब इलेक्ट्रॉन NADH से NADH डिहाइड्रोजनेज में आ गया तो इसकी ऊर्जा क्या हुई, इसकी ऊर्जा कुछ कम हो गई। कम हो गई तो ऊर्जा कहाँ गई, कहाँ खर्च होगी, उस ऊर्जा के द्वारा इसके भीतर से मैट्रिक्स, ये जो जगह है मैट्रिक्स है और ये जो जगह है ये आउटर स्पेस है, यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये जो जगह है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह है। और ये जो भीतर आप देख रहे हैं ये है मैट्रिक्स। तो इससे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, उस इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी निकली, उस एनर्जी के माध्यम से कुछ हाइड्रोजन आयन यहाँ से यहाँ पंप कर दिए गए बाहर, अंदर से बाहर पंप कर दिए गए। फिर वो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन लेकर साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स पर आया। जब यहाँ आया, यहाँ फिर उस इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी कम हुई और उस एनर्जी के माध्यम से फिर यहाँ से कुछ हाइड्रोजन आयन इधर को पंप कर दिए गए, बाहर की तरफ पंप कर दिए गए। उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके, जो एनर्जी यहाँ कम हुई उसका इस्तेमाल कहाँ हो गया, हाइड्रोजन आयंस को मैट्रिक्स में से निकाल के यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, दो मेम्ब्रेन स्पेस के बीच की जो स्पेस है उसमें पंप आउट करने के लिए। फिर यही काम यहाँ भी हुआ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में, कि जब यहाँ से एनर्जी, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गुजरे उनकी भी फिर एनर्जी कम हुई, उस एनर्जी के माध्यम से फिर यहाँ से हाइड्रोजन आयन बाहर पंप कर दिए गए। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफी कम कुछ हो गई है और वो इलेक्ट्रॉन फाइनली ये दो हाइड्रोजन आयन ये ऑक्सीजन के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आए हैं वो फाइनली ऑक्सीजन के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, हाफ O2, और हाफ O2 उन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके और वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। वाटर मॉलिक्यूल, इस वाटर मॉलिक्यूल को हम मेटाबॉलिक वाटर भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का सफर तो पूरा हो गया। कहाँ से चला था भाई, NADH से चला था। NADH से NADH डिहाइड्रोजनेज पर आया, फिर यूबिक्विनोन ने लिया, यूबिक्विनोन ने दे दिया साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स को, फिर इसे साइटोक्रोम C ने लिया, साइटोक्रोम C ने दे दिया साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स को, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन ने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। और इन तीन कॉम्प्लेक्सेस से होकर जब इलेक्ट्रॉन गुजरा, पहला NADH डिहाइड्रोजनेज, दूसरा साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स और तीसरा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, तो इस दौरान इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई। उस एनर्जी के माध्यम से क्या हुआ कि प्रोटॉन्स को, यानी हाइड्रोजन आयंस को बाहर, मैट्रिक्स से बाहर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर दिया। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरा हुआ। और अब ये जो प्रोटॉन पंप आउट हो गए हैं,
ये क्या करेंगे भाई, यहाँ तो प्रोटॉन ज्यादा होने लगा, प्रोटॉन ज्यादा होने लगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा, इन प्रोटॉन का कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगा और इस जगह का पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ने लगा। अब ये एक प्रक्रिया होगी, इसको हम केमी ऑस्मोटिक कपलिंग कहते हैं। केमी ऑस्मोटिक कपलिंग। ये क्या है केमी ऑस्मोटिक कपलिंग? केमी यानी केमिकल कंसंट्रेशन, ये हाइड्रोजन आयन का केमिकल कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है और इधर कम है, इधर ज्यादा हो जाता है और इधर कम हो जाता है। फिर इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अब इधर चार्ज भी बदल गया, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा और इधर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। इस कारण अब ये हाइड्रोजन आयंस, इनकी ये इच्छा होती है, इनकी ये टेंडेंसी होती है कि ये कैसे इधर से इधर वापस फिर मैट्रिक्स में आ जाए, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस मैट्रिक्स में कैसे आ जाए, आना चाहते हैं। क्यों आना चाहेंगे? क्योंकि इधर इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम है। दूसरा, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इधर पॉजिटिव चार्ज कम है। तो कंसंट्रेशन और चार्ज दोनों का जो मिलन हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, इसे हम केमी ऑस्मोटिक कपलिंग कहते हैं। और इसके कारण ये हाइड्रोजन आयन बाहर से अंदर आना चाहते हैं, मैट्रिक्स में आना चाहते हैं। आए कहां से भाई? तो एक ही रास्ता है इनके इधर आने का। वो रास्ता क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जगह जगह ये F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। F1 पार्टिकल जिसको हम कहते हैं या ATP सिंथेज कहते हैं। इस F1 पार्टिकल की दो विशेषता है। एक तो इसके अंदर से प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन के अंदर आने का रास्ता है, और दूसरा इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी है। एटीपी सिंथेसिस की कैपेसिटी भी इसमें है। एटीपी सिंथेसिस के लिए जो जरूरी एंजाइमेटिक एक्टिविटी चाहिए, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी इसमें है। तो अब देखिए, हाइड्रोजन आयन जब अंदर से बाहर, मैट्रिक्स से बाहर आउटर स्पेस में भेजे गए थे, तो इसमें इसमें एनर्जी खर्च हुई थी। इन प्रोटॉन्स को अंदर से बाहर भेजने में एनर्जी खर्च हुई थी। किसकी एनर्जी खर्च हुई थी? इलेक्ट्रॉन्स की। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़े भागे चल रहे थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी खर्च हो रही थी। उस एनर्जी को खर्च करके ही ये प्रोटॉन बाहर गए। अब जब ये प्रोटॉन बाहर गए, इसमें एनर्जी खर्च हुई है, तो अगर ये प्रोटॉन अंदर आएंगे तो एनर्जी फिर हमें बाहर मिलेगी, निकलेगी इसमें से एनर्जी। जैसे आप कोई पत्थर ऊपर फेंके तो फेंकने में आपकी एनर्जी खर्च होगी ना। पत्थर आप एक आसमान में फेंकिए तो फेंकेंगे तो आपकी एनर्जी खर्च होगी। और वो पत्थर जब नीचे आएगा तो क्या होगा? जब जमीन पर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी निकालेगा। ये वो पत्थर हमारे सिर पर गिर गया तो हमारे सिर पर चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि उस पत्थर ने एनर्जी अपनी निकाल दी। जो हमने उसको दिया था, खर्च किया था फेंकने में, वो जब वापस नीचे आएगा तो अपनी एनर्जी वो दे देगा हमें, है ना, क्योंकि एनर्जी तो नष्ट होती नहीं है। उसी तरह से ये हाइड्रोजन आयन, ये प्रोटॉन्स, ये जब बाहर गए तो एनर्जी इनको बाहर भेजने में खर्च हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये यहां से अंदर आएंगे, ये यहां से अंदर आएंगे। F1 पार्टिकल से होकर ये प्रोटॉन अंदर आएंगे मैट्रिक्स में, तो वो एनर्जी निकाल देंगे अपनी, उसमें से एनर्जी निकलेगी। और एनर्जी निकलेगी तो वो एनर्जी अब कहां खर्च होगी? वो एनर्जी खर्च होगी एटीपी बनाने में। एडीपी का फॉस्फोरिलेशन होगा, एडीपी और पीआई जुड़ के एटीपी बनाएंगे। एटीपी बनने के लिए दो चीजें हमें चाहिए, यानी इस एडीपी को फॉस्फेट से जोड़ने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी ये प्रोटॉन्स जब बाहर से अंदर आ रहे हैं, मैट्रिक्स में आ रहे हैं, उससे एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी मिलेगी। दूसरा एंजाइम चाहिए उसको जोड़ने के लिए, एडीपी और पीआई को जोड़ने के लिए। ये एंजाइम कहां से मिल रहा है? ये एंजाइम भी इसी F1 पार्टिकल के पास है। इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी है।
इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी की मदद से इसको जोड़ लिया जाता है एडीपी और पीआई को, और फाइनली हमारे पास बन जा रहा है एटीपी। तो इसी तरह से ये एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो प्रक्रिया है यहाँ पर, ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन क्योंकि एडीपी का देखिए एडीपी में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, तो इसको हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया ऑक्सीडेशन से जुड़ी है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जुड़ी है, इसलिए इसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी की सिंथेसिस की जाती है, और इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह से एटीपी बनाता है। तो आज का ये लेक्चर आपका यहाँ खत्म होता है, और आपको इसमें जो भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको दिक्कत हो, तो आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वो क्वेश्चंस हमें पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी दिक्कत हो वो आप पूछ सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर, और हम आपको वो आपका जवाब, आपके सवाल का जवाब अलग से दे देंगे। ओके, थैंक यू।